नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एजुटेरिया करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिए गए वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित हैं। सभी प्रश्न आपकी आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वर्ष 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे, जिसमें हमें जून 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम दिया गया है। पहला हमें दिया गया है जून 2023 में मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। ये आप जरूर याद रखें कि जो ये भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है वो मेघालय राज्य में किया गया है जून 2023 में। लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने एआई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति शुरू की। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। तो ये आप जरूर याद रखिए कि जो आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति है, उसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र राज्य ने की है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एससीई द्वारा स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में जो तेलंगाना राज्य है वो भारत का शीर्ष राज्य है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट, जो कि मर्सर द्वारा जारी की जाती है, और उसमें सबसे जो भारत का महंगा शहर बताया गया है वो मुंबई को बताया गया है। भारत का सबसे महंगा जो शहर है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, जो कि मर्सर संस्था द्वारा जारी की जाती है, उसमें मुंबई को बताया गया है। दूसरा व तीसरा स्थान नई दिल्ली व बेंगलुरु को इसमें दिया गया है। पहला जो है मुंबई को और दूसरा व तीसरा स्थान नई दिल्ली व बेंगलुरु को दिया गया है। और वैश्विक स्तर पर मुंबई का जो स्थान है वो 147वां रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। तो आप जरूर याद रखें कि जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव है वो ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में आयोजित किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है और इसमें 26 राज्य के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। बंदरगाह नौवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका जो आयोजन है 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन का जो नाम है वो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है और इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े
20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। ये आप जरूर याद रखें कि जो केरल राज्य है वो खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। सुधा वायु नाम दिया गया है। तेलंगाना में अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। तेलंगाना में अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। यह जरूर याद रखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफे शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफे को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। जालंधर पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है वो विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इसके पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डीजे यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। हाल ही में ओडिशा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। इस त्योहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती हैं और गीत गाती हैं। क्योंकि जो इसमें महिलाएं हैं वो पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती हैं और गीत गाती हैं, इसलिए इसे स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस की चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबॉन यानी कि अफ्रीकी देश है ये गैबॉन की पहली कृषि तेज परियोजना की शुरुआत की। भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की जो जेलें हैं उनको अब सुधार गृह कहा जाएगा। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व विकास रूपांतरण उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया। इसमें गुजरात को दूसरा तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यह जरूर याद रखें कि 15 जून को जो है वो वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि हेतु जो है राजस्थान को सम्मानित किया गया है, यानी राजस्थान को इसमें
शीर्ष राज्य घोषित किया गया है और गुजरात को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा इसमें स्थान दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। आईआईटी मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटुरु विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। तो ये आप जरूर याद रखें कि जो प्रोजेक्ट काटुरु जो है ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है और इसकी मदद से जो है प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण है जिसका नाम है प्रोजेक्ट काटुरु और जिसे विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया। यह भी आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास मई 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। ये आप जरूर याद रखें कि भारतीय जो सेना है उसने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय सेना ने कुल कितने महिलाओं को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। तो आपका आंसर होना चाहिए 5 महिला अधिकारियों को। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय ने मेघालय के जयंतिया हिल्स में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। यह भी आप जरूर याद रखें। केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका जो उद्देश्य है वो बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्यों को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो ये आप जरूर याद रखें कि जो तेलंगाना सरकार है उसने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति शुरू की है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक जो नई नीति है वो भारत के किस राज्य ने शुरू की है। आंसर है आपका तेलंगाना राज्य। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। भारत में पहली बार नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य SCO देशों के बीच स्टार्टअप रोजगार सृजन नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। यह विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब का निर्माण किया है। उसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी का 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संचित किया जाएगा। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया। यह पुल 570 मीटर लंबा है जो मामल्लम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है जो SDG में प्रगति की जांच करेगा। ये आप जरूर याद रखें। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। यह आप जरूर याद रखें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास और इजराइल के बीच जो है वो साझेदारी हुई है
इस उद्देश्य के लिए जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों के समाधान करने हेतु नैप सारथी कार्यक्रम यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल जो है वह नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं, आप जरूर याद रखें। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टामी गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह आप जरूर याद रखें कि जो तुंगनाथ मंदिर है ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या कम करना है। हाल ही में पंजाब जो है वो चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या को कम करना है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी इसमें प्रदर्शित किए गए। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप जरूर याद रखें कि जो राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी है उसकी जो आधारशिला है वह गुजरात के द्वारका में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम
1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये आप जरूर याद रखें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वार रूम की स्थापना की गई है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये आप जरूर याद रखिए कि 5G टेक्नोलॉजी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की। प्रोजेक्ट स्मार्ट आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। तो ये आप जरूर याद रखें कि विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराने हेतु जुगलबंदी जो चैटबॉट है, जुगलबंदी नामक जो चैटबॉट है वो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना है। ये आप जरूर याद रखें कि जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम के जोगी घोपा में बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, अब हमारे पास शुरू हो रहा है अप्रैल 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर्स। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम गंगा है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे सूर्यमंशु नाम दिया गया है। इसकी क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने तक है। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, इसे सूर्यमंशु नाम दिया गया है। इसकी क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने तक है। ये आप जरूर याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया। वर्ष 2023 में भारत ने SCO की अध्यक्षता संभाली है। भारत जो है वो वर्ष 2023 में SCO का अध्यक्ष है, SCO संगठन का अध्यक्ष है। ये आप जरूर याद रखें। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह 125 फुट ऊंची है, जो हैदराबाद में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है।
गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। ये आप जरूर याद रखें कि जो जल बजट है वो जारी करने वाला जो केरल राज्य है वो पहला राज्य बन गया है जिसने जल बजट जारी किया है। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों का पता चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनिया फॉस्फेट डैप का जो है वो लॉन्च किया है। दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक जो है वो लॉन्च किया है, डैप नामक डाई अमोनिया फॉस्फेट। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं या वृद्ध हैं वे घर से ही वोट दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने ₹1 में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन-दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन है वो दादरा नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी ने नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,091 मीटर है। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतेह कर लिया है। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतेह कर लिया है। भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दे दिया गया है। नवरत्न कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। नवरत्न CPSC यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोच्चि वाटर मेट्रो भारत की पहली का भी उन्होंने उद्घाटन किया। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत ने दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएंगी। उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। तो देश का जो पहला गांव बना है वो उत्तराखंड का माना गांव बना है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डाटाबेस से मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। तो आप जरूर याद रखें कि अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के जो CEO हैं वो टिम कुक है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
मर्शी पहल के अंतर्गत, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। यह तकनीक भारत पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30% से 40% तक कम करता है तथा समय की बचत होती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में बी.आर. अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में बी.आर. अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। यह जरूर याद रखें कि कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल जो है वो बनाया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया है। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, वो देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण को लॉन्च किया। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई है 2023 से 28 के लिए। इसका जो उद्देश्य है वो राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास करना है। कूल रूफ पॉलिसी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना है। यह आप जरूर याद रखें कि विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन जो केंद्र है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा बजट 2022 से 23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, आगे हमारे पास है हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला निकाय है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए वहां 11 स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान कहता है। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना है। ये आप जरूर याद रखें कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और इसका जो उद्देश्य है वो भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना है। दोस्तों, आगे हमें दिया गया है मार्च 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जो है वो दूसरे स्थान पर है। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु लाई गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए ईजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये आप जरूर याद रखें कि पीएम मित्रा योजना के जो तहत है वो कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो कुल 7 जो है वो 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 23 तक के लिए 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी फोरम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ उत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया। इसका जो उद्देश्य है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरित करना है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जल मार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसका जो उद्देश्य है समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान जो है वो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये आप जरूर याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। ये आप जरूर याद रखें कि जो आईआईटी मद्रास है उसने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली जो डिवाइस है वो विकसित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासेश्वर तथा नाद प्रभु केम्पागौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। हाल ही में ओडिशा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। ये आप जरूर याद रखिए, जो गंधमर्दन पहाड़ी है उस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया है ओडिशा सरकार ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केंद्र सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योगों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं जो है वो शुरू करने का लक्ष्य है। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय प्रसंस्करण
उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। इसका जो आयोजन है वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया है। आहार 2023 जो कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया जाता है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारुद्र रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। यानी कि लगभग 1500 मीटर का ये लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारुद्र रेलवे स्टेशन। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़ पंजाब से युवा उत्सव भारत @2047 लॉन्च किया। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन इम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये आप जरूर याद रखिए, जो फिन इम्पावर कार्यक्रम है उसकी शुरुआत है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के सहयोग से की गई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया, जिसकी थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारियों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। आप जरूर याद रखें कि 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की जो खोज है वो हाल ही में भारत के किस राज्य में की गई है, तो आंसर है उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास में, यानी कि उड़ीसा के पुरी में। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ पर यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेक्कानी जखालू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेक्कानी जखालू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई।
3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया है। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोगोंग और डिक्किन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए। इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। दोस्तों आगे हमारे पास फरवरी 2023 का वन लाइनर राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर्स। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटैक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। यायात्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यायात्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा जाएगा, ये आप जरूर याद रखें। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला देश का वह पहला उच्च न्यायालय जो है वो बन गया है। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट को लॉन्च किया है। केरल मैनहोल की साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भी देश का वो पहला राज्य बन गया है। भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक यानी कि हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक यानी कि हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रव्यापी अभियान। किससे निपटने के लिए? फाइलेरिया रोग से। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIIRA यानी कि मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्सी 2 संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की। 8 साल तक इसका जो वित्त पोषण है
को फ्रांस द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऑपरेशन AAG, जिसे केरल पुलिस ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़ों को गिरफ्तार करना। दोस्तों, आगे हमें दिया गया है जनवरी 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई। ये आप जरूर याद रखें कि केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान जो है उसकी जो आधारशिला है वो कर्नाटक के देवनहल्ली में गृह मंत्री जो है अमित शाह उनके द्वारा रखी गई है। यानी कि ये जो सेंटर है ये स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक के देवनहल्ली में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से की। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। यह जरूर याद रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने जयपुर राजस्थान में संविधान पार्क की जो है उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा ये अन्य जो है स्मारक इनका भी उद्घाटन किया गया है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जग्गा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जग्गा जो मिशन है वो उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। जग्गा जो मिशन है वो उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। आप जरूर याद रखें कि दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह रुपए 4000 का भी भुगतान किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। तो उड़ीसा के राउरकेला में स्टेडियम बनाया गया है, हॉकी स्टेडियम, जिसका जो नाम है बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ये आप जरूर याद रखें। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबाद स्मृति सरोवर रखा गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। महाराष्ट्र की पहली अदालत बन गया है महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना 382 मेगावाट के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो एनसीसी जो है उसके 75 साल पूरे हो गए हैं, ये आप जरूर याद रखें। सड़क परिवहन
और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी उत्तर प्रदेश से हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। भारत का जो पहला संविधान साक्षर जिला बना है वो केरल का कोल्लम जिला बना है। दृष्टिहीनता को नियंत्रण करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। यह भी आप जरूर याद रखें। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया। केरल का वायनाड जिला जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। केरल का वायनाड जिला जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 31 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। यह आप जरूर याद रखें। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। यह जरूर याद रखें। 2000 किलोवाट पावर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनी। नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा बने। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राइज यानी कि राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल सियोम नदी पर का उद्घाटन किया, जो कि सियोम नदी पर बनाया गया है। सियोम पुल इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जिसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। IIT मद्रास ने इसको बनाया है भार OS को, जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए जारी किया। यह जरूर याद रखें।
17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए जारी किया। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। दोस्तों, इसी के साथ जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स हमारा पूरा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।